हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपका भाई सुनाता है आपको थ्रिलिंग स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। और आज की जो कहानी है भाई, ये तो इतनी क्रेजी कहानी है, इतनी अलग कहानी है, आपने ऐसी कहानी कहीं नहीं सुनी होगी। एक पुरानी प्रथा जिसकी वजह से भाई पूरा खानदान उजड़ जाता है, और कोई क्या गजब की कहानी है। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जा ही रहे हो तो इस वीडियो को साथ में लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच। और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारे हमारे क्यूट से मेहमान से मिलाना चाहूंगा। जस्ट अ सेकेंड। सो दोस्तों, ये है मैक। और अगर आप मेरे पुराने चैनल में मेरे को आप फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा ये छोटा सा शैतान है कौन। अब पूरी कहानी में मैं तो इसको बैठा नहीं सकता, अगर ये बैठ जाता तो मजे आ जाते। फिर भी मैंने सोचा है आपसे क्यों ना एक बार मिलवा दिया जाए। जा क्या पता अपने आप ही आ जाए, बट हाँ चलो दोस्तों, इसी बात पे पूछ पूछ। सो दोस्तों, ओए जा आप यहाँ से। टू क्यूट। हॉरर चैनल पे ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बट दोस्तों चलो इसी बात पे कहानी शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये कहानी है मेरे बचपन के दोस्त, मेरे क्लासमेट राहुल की, और ये उसके दादा दादी के ज़माने की कहानी है। भाई गजब की कहानी है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी ये कहानी। सो बेसिकली क्या होता था ना, जो राहुल का गांव था, मैं ऑब्वियसली नाम वगैरह नहीं बताऊंगा उस गांव का, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये एक पुरानी प्रथा के ऊपर बेस्ड है, तो हो सकता है उस गाँव के लोगों को हेट मिले और उनको ये अच्छा ना लगे। बट बेसिकली राहुल का जो गाँव है वो उत्तराखंड के एक बहुत रिमोट एरिया का गाँव है, और उस गाँव में एक प्रथा ये थी दोस्तों की उस गांव में ना सांप बहुत होते हैं। अब वहां पे सांप होते हैं तो ऑब्वियसली सांप लोगों को काटते भी हैं, और सांप के काटने से लोगों की डेथ भी होती है। उस गांव में दोस्तों ये प्रथा है कि अगर किसी को सांप काट ले और उसकी डेथ हो जाए, उस इंसान को जलाया नहीं जाता, दफनाया नहीं जाता, उसको नदी में डायरेक्टली बहा दिया जाता है। बहुत ही अनयूजुअल प्रथा है, पर ये है कायदे से। देखो हिंदुइज्म में ना जलाने का, दाह संस्कार करने का ना बहुत मीनिंग होता है और बहुत वेटेज होती है। और ये भी कहा जाता है कि जिसका तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। पर पता नहीं क्यों होगी ये प्रथा, क्या हुई होगी, कैसे बनी होगी, बट ये प्रथा के ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। अब राहुल के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। तो राहुल एक ऑब्वियसली मिडिल क्लास हमारी तरह की फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पिताजी यार बहुत ही एक शरीफ सीधे से इंसान है। भोला नाम है उनका, भोला अंकल करके उन्हें एड्रेस करते थे। भोला अंकल बहुत सीधे से, शरीफ से, बहुत ही मतलब इजी गोइंग पर्सन है। उनकी वाइफ हाउसवाइफ है। भोला अंकल छोटी सी दुकान चलाते हैं, छोटा सा बिजनेस है उनका। अब ये जो कहानी है ये भोला अंकल के पापा मम्मी के टाइम की कहानी है। सो बेसिकली भोला अंकल के फादर जो थे उन्होंने शादी वादी करी, देन भोला अंकल पैदा हुए, फिर भोला अंकल की एक छोटी बहन पैदा हुई। और इसके बाद होता क्या है कि नॉर्मल लाइफ चल रही होती है कि भोला अंकल की जो मदर होती है उनकी डेथ हो जाती है। अब जब उनकी डेथ होती है ना, तो गांव के कुछ लोग कहते हैं कि इसको जो है सांप ने काटा है, क्योंकि जहर से उनकी डेथ हुई है। और कुछ लोग बोलते हैं कि शायद भोला अंकल के फादर ने इनका मर्डर किया है। अभी क्यों ये कहानियां, ये चीजें बनी, आई डोंट नो, बट ये कहा जाता था। खैर भोला अंकल के फादर यानी राहुल के दादाजी सबको ये बताते हैं कि यार सांप के काटने से अनफॉर्चुनेटली इसकी डेथ हुई है। और फिर जैसे कि उस गांव की प्रथा थी ही, उसकी दादी को, राहुल की दादी को नदी में बहा दिया गया। भोला अंकल अभी भी बताते हैं कि वो छोटे से ही थे कि जब उनकी माँ की बॉडी के पैर में छोटे छोटे पत्थर बांध के उनको बस नदी में ना डाल दिया गया, बहा दिया गया। और ऑब्वियसली एक बच्चे के लिए काफी हार्ट रेंचिंग ऑब्वियसली सीन होता होगा। उसकी मेमोरी अभी भी भोला अंकल कहते हैं कि उनकी आंखों में ऐसी है जैसे बिल्कुल कल ये चीज हुई हो। खैर ये सब हो गया, फिर लाइफ नॉर्मल हो गई। अब था क्या कि जो भोला अंकल उनकी छोटी बहन थी, जैसे मैंने आपको बताया, अब यार बिना माँ के छोटे बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो भोला अंकल के फादर थे यानी राहुल के दादाजी एक और शादी कर लेते हैं ताकि उस बच्चे को पालने में इनकी हेल्प हो। इनकी जिंदगी दोस्तों काफी नॉर्मली सी चल रही थी जब तक उन्होंने शादी नहीं की थी। जैसे ही उन्होंने शादी करी तो भाई इनके ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी करने के बाद बहुत सारे इनके साथ ना अजीब व गरीब घटनाएं होने लगी। हो सकता है कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं कह लो आप, या कुछ भी कह लो, कुछ अजीब व गरीब घटनाएं होने लगी। पर सबसे जो खराब घटना इनके साथ हुई थी वो ये हुई थी कि भोला अंकल की जो छोटी बहन थी जिसकी वजह से शादी करी गई थी, वो सबसे पहले तो बीमार पड़ने लगी, और इवेंचुअली करीबन 6 साल के अंदर अंदर उनकी भी डेथ हो जाती है। और वो जो डेथ होती है दोस्तों, वो पता है कैसे होती है? वो होती है सांप के काटने से। आप कोइंसिडेंस देख रहे हो, माँ की डेथ भी सांप के काटने से होती है और इनकी डेथ भी सांप के काटने से होती है। अब ऑब्वियसली यार भोला अंकल और पूरे परिवार के लिए बहुत सैड था। और कायदे से तो देखो राहुल बताता है कि यार पापा बताते थे कि छोटी सी बच्ची थी तो कायदे से तो यार उसको दफना देना चाहिए था या उसका दाह संस्कार करना चाहिए था। पर वो प्रथा ही ऐसी थी कि सांप ने काट दिया था, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी भी बस छोटे से बच्चे के ना पैर में छोटे छोटे पत्थर वगैरह बांध के उसको भी नदी में बहा दिया गया। अब दोस्तों जो राहुल की दूसरी दादी थी ना, उसके साथ दादाजी का एक और बच्चा होता है। पर वो जो बच्चा है ना, वो
वो बड़ी मुश्किलों से पैदा होता है। सो बेसिकली जब वो दादी उसकी प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको ना प्रेगनेंसी के साथ ही बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उनको फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो उनको होता है भयंकर स्लीप पैरालिसिस, डेली स्लीप पैरालिसिस, जिसकी वजह से वो सो ही नहीं पाती है। और ये जो स्ट्रेस होता है ना, स्लीप पैरालिसिस, प्रेगनेंसी, इसकी वजह से वो कुछ खा पी भी नहीं रही होती हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जो बच्चा है ना वो प्रीमेच्योरली पैदा हो जाता है सिर्फ 7 महीने में। पर भगवान का शुक्र था दोस्तों कि बच्चा ना हेल्दी पैदा हुआ होता है। अब बच्चा पैदा हो जाता है, लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो जाती है और यूजुअल लाइफ उनकी चल रही होती है। एक बहुत ही नॉर्मल डे पे राहुल के दादाजी कहीं काम पे गए होते हैं और राहुल की मदर वहीं गौशाला में काम कर रही होती है। उस बच्चे को वो ना धूप में रख देती है, एक पालना सा होता है, उस पालने में लिटा के धूप में रख देती है। और जो बच्चा है ना बस वो बिल्कुल उनकी दादी की ना नज़रों के सामने ही होता है। अब 3-4 घंटे बाद जब वो अपना गौशाला से अपना काम वाम करके आती है, बच्चे को देखती है तो बच्चा ना बिल्कुल हिल नहीं रहा होता है। बच्चा एकदम बेहोश पड़ा होता है और बच्चे के पैर से ना खून निकल रहा होता है। इस सिचुएशन में बच्चे को देख के उसकी दादी चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, बड़ी घबरा जाती है। जब वो चीखती चिल्लाती है तो गांव के भी सारे लोग आ जाते हैं और जब वो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको पता चलता है कि अरे यार इसको तो देखो, ओहो ये तो बच्चे को सांप ने काट लिया है। और एक्चुअल में उस बच्चे को भी सांप ने काट लिया होता है और वो जो बच्चा है वो बेचारा हमेशा के लिए सोया रह जाता है। दोस्तों राहुल के दादाजी के लिए सोचो कितनी सैड सिचुएशन है कि पहले तो ऑब्वियसली तुम्हारी वाइफ की डेथ हो जाती है, ठीक है, वो भी सांप के काटने से। फिर तुम्हारी छोटी बेटी, कैसा प्यार होता है ना माँ बाप को बच्चों से, सोचो यार, उनकी जो बच्ची है उसकी डेथ हो जाती है सांप के काटने से। फिर एक बेबी होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, इसको भी सांप काट लेता है। तो पूरा जो परिवार है ना बहुत ही वो डिप्रेस हो जाता है। अब वो सब तो है ही, पर ऑब्वियसली यार वो इतना छोटा सा बच्चा है, उसको तो कायदे से उसका दाह संस्कार करना चाहिए, दफनाना चाहिए, कुछ तो अंतिम संस्कार क्या होना चाहिए था। पर नहीं, गाँव वाले बोलते हैं कि नहीं यार देखो जो है वो सिस्टम वैसे ही रहेगा। उस बच्चे को भी जो है उसके पैर में पत्थर बांध के पानी में बहा देते हैं। एंड ऑब्वियसली यार बड़ा ही डिप्रेसिंग सा सीन होता होगा ये। अब इनका जो पूरा परिवार है ना बहुत ही मतलब एकदम से टूट जाता है, वो बहुत ही उदास हो जाता है। अब पूरे गांव में भी ना लोग बात करने लगे। लोग भोला अंकल को अक्सर कहा करते थे कि हमें लग रहा है ना तेरी माँ ये सब करा रही है। देख पहले तो कुछ नहीं हुआ था, तेरी जब दूसरी माँ आई ना उसके बाद ही सब कुछ होने लगा है। और तेरे बाप की ना गलती भी है, उसके मरते दूसरी शादी कर ली। अरे थोड़ा तो इंतजार कर लेता। अब देख तेरी बहन को भी खा गई वो और तेरे भाई को भी खा गई, और अब तू देख क्या क्या करेगी वो। अब भोला अंकल मैंने बताया था ना बहुत सीधे इंसान थे, बचपन से बड़े सीधे थे वो बेचारे। सुनते और फिर अब क्या करते, वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाते थे, बस बुरा लगता था उनको। अब ऐसा करते करते ना 2 साल बीत गए। भोला अंकल की मदर ने फिर से कई बार बच्चे के लिए ट्राई किया और इस दौरान उनको 7 से 8 मिसकैरेज हो गए। दोस्तों 8 बार मिसकैरेज, सोच रहे हो आप। सो होता क्या था कि जब भी भोला अंकल की मदर प्रेग्नेंट होती थी तो 3 से 6 महीने के बीच में उनको पेट में बच्चा खत्म हो जाता था। और आप इमेजिन करो इतने सारे मिसकैरेज होते होते उनकी बॉडी अंदर से पूरी खराब होती जा रही थी, बहुत वीक हो गई थी। एंड इवेंचुअली जब उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी फिर उनका जो यूट्रस था वही रिमूव करना पड़ गया। अब उस जमाने में तो यार डॉक्टर वॉक्टर भी बड़े मतलब बहुत ही रेयर केस होता होगा ना। कहाँ की कहानी है, जस्ट इमेजिन करो आप, 40-50 साल पुरानी कहानी, वो भी गाँव की। तो तब ऐसे होता था दोस्तों। आजकल के नए जमाने में तो इतने बार आदमी ट्राई भी नहीं करता, बट उस जमाने में करता था। और फिर इवेंचुअली उनका खैर यूट्रस ही निकल गया और जो भोला अंकल हैं वो अपने परिवार के इकलौते बच्चे रह गए। अब दोस्तों भोला अंकल बताते हैं कि जो मिसकैरेज वगैरह हुई थी ना, ये तो इनकी मुसीबतों का बस छोटा सा रूप था। इसके बाद जो है इनकी माँ की जो हालत थी ना वो और ख़राब होने लगती है, बिगड़ने लगती है। वो ना बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगती है। अब जैसे एक किस्सा बताता हूँ आपको। तो भोला अंकल बताते हैं कि कुछ दिनों से ना वो ये नोटिस कर रहे होते हैं कि इनकी जो माँ है ना वो स्लीप वॉकिंग भी कर रही है, पर जब वो नींद से उठती थी तो उनको कुछ याद ही नहीं रहता था। सो बेसिकली भोला अंकल की फैमिली रात को खाना वाना खा के फिर सो जाती है। गांव में जनरली लोग 8-1 बजे तक सो जाते हैं। जब भी लोग सुबह उठते हैं तो ये देखते हैं कि यार मम्मी गायब है घर से। अब ये बड़ा इनको क्यूरोसिटी होती कि मम्मी कहाँ चली गई सुबह उठ के। तो पहले ये खेत में जाके देखते हैं, वहाँ भी नहीं मिलती। घर के पीछे जाते हैं, वहाँ पे भी नहीं मिलती। गौशाला जाते हैं, वहाँ पे भी नहीं मिलती। तो जब कहीं पे भी वो नहीं मिलती तो उनको टेंशन शुरू होती है। फिर बेसिकली कुछ लोग ना गाँव के पानी लेने नदी में गए होंगे, वो वहाँ से भाई दौड़ दौड़ के आते हैं, इनको बोलते हैं कि अरे भोला भोला, वो तेरी माँ ना वो नदी किनारे पुल है, वो उसके कोने में बैठी है वो, और हम बुला रहे हैं, वो आ ही नहीं रही है यार, तुम जाओ तो लेके आओ तो उसे। तो ये सुन के भाई ये दोनों दौड़ लगाते हैं। अब भोला अंकल और उसके फादर जैसे उसकी माँ के पास पहुंचते हैं तो उनकी माँ इनको देखती है और जैसे इनको देखती है फट करके नदी में कूद मार देती है भाई। और भाई ये लोग फिर जाते हैं, ये आँव देखते हैं ना ताऊ, नदी के अंदर डाइव करते हैं। और फॉर्चुनेटली क्योंकि सर्दियों का टाइम होता है, नदी में ना पानी उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो ये अपनी माँ को पानी से निकाल लेते हैं। पानी जो है ना उनके फेफड़े के अंदर तो चले गया होता है, पर इवेंचुअली ये लोग निकाल लेते हैं पानी। और फिर कुछ दिनों तक ना उनकी तबीयत खराब रहती है, पर इवेंचुअली वो भी ठीक हो जाती है। और उनको भाई सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि उनको कुछ याद नहीं होता है कि उन्होंने क्या करा है, क्या हुआ, कैसे नदी के अंदर की, कुछ नो मेमोरी। इसके बाद भोला अंकल की जो मदर है ना वो भाई बहुत ही वियर्डली बिहेव करने लगती है। एक बार भोला अंकल बेचारे अपना घर के अंदर एंटर ही कर रहे होते हैं कि वो देखती है कि इनकी जो माँ है वो चूल्हे में मतलब किचन में खड़े होकर खुद से बात कर रही होती है, वो भी गुस्से में। और बेचारे भोला अंकल बस देखते रह जाते हैं।
इस इंसिडेंस के बाद बहुत बार भोला अंकल नोटिस करते हैं कि इनकी माँ ना खुद से ही बात कर रही होती है। धीरे धीरे उनकी माँ की ना जो हरकतें थी वो और वियर्ड शुरू हो गई थी होनी। कई बार भोला अंकल बताते हैं कि उन्होंने नोटिस किया कि उनकी जो माँ है ना, बस वो एक पॉइंट को देखती रहती थी। बस दीवार में जैसे पॉइंट है, उनको उसको देखती रहेगी और खड़ी रहेगी घंटों तक, कोई रिएक्शन नहीं। जब ये लोग हिलाएंगे या टोकेंगे तो वो एकदम से स्नैप आउट होती थी। तो ऐसे ना बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें, बहुत अजीब सा बिहेवियर हो गया था उनकी माँ का। अब धीरे धीरे जब ये हरकतें बहुत बढ़ गई तो उन्होंने टोकना शुरू कर दिया। एक बार ऐसे ही उनकी माँ जो है बात कर रही थी किसी से अपने आप में ही, तो उसके पापा बोलते भोला अंकल के कि अरे किससे बात कर रही है तू, कौन है? तो उसकी माँ पता है बहुत ही नॉर्मली बोलती है, यही तो है, दिख नहीं रहा आपको? सुन के उनके पापा का गला ही सूख गया भाई, क्योंकि वहां पे कोई था ही नहीं और वो कंफर्टेबली उससे बात कर रही है। इसके बाद दोस्तों जो रातें थी वो अंकल बताते हैं कि बड़ी हैवी उन पे जाने लगी। अक्सर ना उनकी नींद रात के बीच में एकदम खुल जाती थी और उनको ना ऐसा लगता था जैसे उनके सामने ना कोई बैठा है और उनको घूर रहा है। जनरली कभी ना कभी आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, पर उनके साथ ये डेली होने लगा। और ऐसे ही एक रात उनकी नींद खुलती है और वो नोटिस करते हैं कि उनकी माँ छत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है और पता नहीं आसमान की तरफ देख रही है और खुद से ही ना कुछ मुरमुरा रही है, अंदर ही अंदर कोई बात कर रही है। अंकल उनको आवाज मारते हैं, माँ माँ। अंकल बताते हैं कि मम्मी एकदम ना उनको पलट के देखती है और फिर बहुत ही आराम से बोलती है, मैं अब और नहीं रुक सकती, मुझे ना बहुत भूख लगी है। अब अंकल सोचते हैं यार भूख लगी है मतलब क्या है वो, फिर वो इवेंचुअली सो जाते हैं। अब जब सुबह वो उठते हैं ना तो पूरे गांव में लोग बात कर रहे होते हैं कि रात को जो नदी है, नदी किनारे एक औरत और एक बच्चा वो जोर जोर से रो रहे थे। और फिर इनको ना हल्का शक तो होता है, कहीं ये हमारी माँ के बारे में बात तो नहीं कर रहे। और फिर एक दो दिन बाद उनको ये कंफर्म हो जाता है कि वो इनकी माँ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो रोज रात को चुपचाप नदी किनारे चले जाती और पूरी रात नदी के किनारे ही अपना टाइम बिता के आती। एक बार भोला अंकल के जो फादर थे उन्होंने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया, उन्होंने बोला आज नहीं जाएगी तू। तो भाई उन्होंने इतने जोर से अपना हाथ झटका कि उनके हाथ में ना पूरे नीला पड़ गया, पूरे नील के निशान बन गए। उनकी मम्मी ने बस इतना सा बोला, उन्होंने मुझे बुलाया है और जो अधूरा छोड़ दिया था ना अब वो पूरा करना है। ये लोग घबरा भी जाते हैं और थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो गए होते हैं, तो वो इनको रोकते नहीं है, कहते हैं जा यार जा तू, और ये लोग फिर अपना सो जाते हैं। पर इसके बाद इनके घर में और भी अनयूजुअल चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अब धीरे धीरे भोला अंकल के जो फादर हैं उन्होंने कई सारी ना अनयूजुअल चीज़ें नोटिस करनी शुरू करी अपने घर में। ये लोग जब सुबह सो के उठते थे तो ये देखते थे कि घर के चारों तरफ ना इनको कुछ निशान ज़मीन में मिलते थे, ऐसे जैसे कोई सांप वहाँ पे रेंग के गया हो। और ऐसा लगता था जैसे मानो रात भर ना इनके घर के आगे सांपों ने चक्कर लगाए हो, बहुत सारे वहाँ पे रेंगने के निशान होते थे। और जब ये बिल्कुल पास से ध्यान से देखते थे, एकदम मैक्रो लेवल पे उसको देखते थे, तो ऐसा लगता था जैसे आदमी के ही पैर के और घुटनों के निशान है वो। तो बड़े ही ना ऐसे डरावनी से अजीब से निशान इनको डेली डेली मिलने लगे। अब ऑब्वियसली ऐसी कोई चीज़ होगी तो आप पंडित को बुलाओगे। ऐसे ही अंकल के जो फादर थे उन्होंने वहाँ पे एक बहुत पुराने इनके गाँव के बुजुर्ग पंडित थे उनको बुलाया, और जैसे पंडित जी इनके घर आए ना, पंडित जी बोलते हैं इस घर में 2 नहीं 3 चीज़ें बधी हुई हैं। अंकल के फादर पूछते हैं पंडित जी 3? पंडित फिर छत की तरफ देखता है, फिर जमीन की तरफ देखता है और फिर नदी की तरफ इशारा करके बोलता है, जिन्हें जलाया नहीं गया, जिन्हें दफनाया नहीं गया, वो पानी से वापस आ रहे हैं। दोस्तों उस रात अंकल के पापा ने खुद अपनी आंखों से देखा, उनकी माँ नहीं, उनकी पत्नी नहीं, कोई और ही चीज़, एक अलग सी आकृति सी, एक अलग चीज़ छत के कोने में बैठी थी। और वो जो भी चीज़ थी ना वो कुछ बोल रही थी, कुछ मुरमुरा रही थी। बहुत अंधेरा था तो उसका चेहरा और उसका जो पूरा उसका जो शेप था ना, बस खाली शेप दिख रहा था पर डिटेल नहीं दिख रही थी। पर जैसे ही अंकल के फादर थोड़ा थोड़ा उसके पास जाते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोल रही है, तो वो सुनते हैं, तुमने मुझे बधवाया, तुमने मुझे बहाया, अब तुम पानी से जाओगे, मुझे बधवाया, मुझे बहाया, पानी से जाओगे सब। अंकल के जो फादर थे ना वो बिल्कुल घबरा जाते हैं और वो फिर अपने रूम में आ जाते हैं चुपचाप, और भाई वो बस आंख बंद करके लेट जाते हैं। जैसे वो लेटते हैं तो उनको महसूस होता है जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। उनको ना सांस लेने में पहले दिक्कत होने लगती है और फिर गले में एकदम प्रेशर सा फील होने लगता है। अब उनके फादर ये देखते हैं और भाई वो घबरा जाते हैं, ऑब्वियसली कोई भी डरेगा। वो चुपचाप अपने रूम में आते हैं, दबे पाँव अपना कमरा अंदर से बंद करते हैं और लेट जाते हैं। और जैसे वो लेटते हैं तो वो महसूस करते हैं कि उनको सांस लेने में ना दिक्कत हो रही है, जैसे मानो कोई अपने हाथों से उनका गला दबा रहा हो। उनके फादर सांस लेने में बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, और इसी संघर्ष के बीच में सुबह हो जाती है। जब सूरज की पहली किरण उनके कमरे के अंदर आती है ना तो उनको आराम से फील होने लगता है, सांस वापस आने लगती है और इवेंचुअली वो बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं ना तो सब लोग देखते हैं कि उनका जो गला है पूरे यहाँ पे ना नीले रंग के निशान, उंगलियों के निशान पड़े होते हैं। गाँव वाले बड़े घबरा जाते हैं, बोलते हैं अरे अरे भाई ये सांप ने तो नहीं काटा तेरे को, सांप ने लग रहा है सांप ने काट लिया इनको। पर
भोला अंकल जानते थे कि भाई ये सांप ने नहीं काटा है, ये कुछ और ही है। दोस्तों, इस घटना के 3 दिन बाद भोला अंकल बताते हैं कि एक दिन वो सुबह उठे और उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो देखते हैं कि घर के बाहर जस्ट उनकी माँ एक कोने में बैठी है और उसके पापा पापा कहीं भी नहीं दिख रहे। वो एकदम से घबराते हैं और अपनी माँ के पास जाके पूछते हैं, "ए माँ, वो पापा को देखा क्या आपने कहीं?" और उनकी माँ बहुत ही सरलता से बोलती है, "वो बुला रही थी उन्हें, चले गए।" और जैसे भोला अंकल ये सुनते हैं, वो भाई दौड़ लगाते थे नदी की तरफ और भाग के नदी के पास पहुंचते हैं। देखते हैं एकदम वो नदी पे, पुल के किनारे पे उसके फादर बैठे हुए हैं। वो जैसे ही भोला अंकल को देखते हैं, उनके पिताजी नदी में कूद मारते हैं। और जब वो नदी में कूदते हैं ना, तो अंकल ने बताया कि वो इस फोर्स से नदी के अंदर जाते हैं जैसे कि उन्होंने खुद से कूद नहीं मारी हो, किसी ने उन्हें नदी के अंदर खींच लिया हो। भोला अंकल जैसे अपने पापा को कूदते हुए देखते हैं, वो बेचारे आँव देखते हैं ना ताँव, वो दौड़ के जाते हैं और वहां से सीधे डाइव मारते हैं नदी में और अपने फादर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने फादर को नहीं ढूंढ पाते। फिर करीबन आधे घंटे बाद वो हल्ला मचाते हैं, रोना धोना होता है, गाँव के लोग आते हैं, गोताखोर आते हैं, वो नदी के अंदर जाते हैं और वहां से उनकी बॉडी को निकाल के लाते हैं। अब जो बॉडी में वो लोग देखते हैं ना भाई, उससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके जो फादर होते हैं, उसके फादर के पैर में पत्थर बंधे हुए होते हैं, सेम उसी तरह से जैसे उनकी माँ के और उनके बुआ के और फिर वो छोटे बच्चे के पैर में बांधे गए थे। सेम टू सेम तरीके से। इस बार गांव में किसी ने नहीं बोला सांप ने काटा है, क्योंकि सब जानते थे कि क्या हुआ है। गांव वाले बस आपस में फुसफुसा रहे थे कि ये हिसाब पूरा हो रहा है, इनका आपस का जो भी था ना, सब निपट रहा है इनका, सब ले जाएगी इनका देखना। भोला अंकल की जब फादर की बॉडी निकाली गई नदी से, तो गांव में कोई जोर जोर से नहीं रोया, किसी की हिम्मत ही नहीं थी, सब घबराए हुए थे। ऐसा एनवायरनमेंट सा बन गया वहाँ पे जैसे सबको बताओ कि जो हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, ये तो होना ही था। अब अंकल के फादर की जो बॉडी थी उनको घर लाया गया और आंगन में लिटा दिया गया। इस गांव में एक और प्रथा थी कि जो भी आदमी मरता था ना, उसको ओवरनाइट मतलब रात भर के लिए उसकी डेड बॉडी को घर के आंगन में रखा जाता था और उस डेड बॉडी के साथ एक ना एक इंसान उस घर का, उस परिवार का एक ना एक सदस्य उस बॉडी के साथ बैठता था। अब ऑब्वियसली भोला अंकल ही बैठे अपने फादर की डेड बॉडी के साथ, तो रात के करीबन 2 बजे उनको ना उनके चूल्हे से ना कुछ आवाज सी आई, जैसे कोई चल रहा है। और डिस्टिंक्टिवली जब उन्होंने सुनने की कोशिश करी ना, तो ऐसा उनको महसूस हुआ जैसे कोई औरत चल रही है। अंकल थोड़ा सा गौर से देखते तो देखते हैं कि उनकी माँ वहां पे खड़ी है। क्लियर नहीं था, पर एक परछाई सी थी उनकी, और उनके जो पैर थे ना, वो जमीन पे टिक नहीं रहे थे, जैसे वो पैर रख नहीं रही हो, रगड़ रही हो। अंकल बताते हैं कि उनकी जो परछाई थी, उनकी माँ का जो फिगर सा था, वो उनकी तरफ धीरे धीरे आता है और एकदम जब पास पहुंचता है, वो पास पहुंच के हल्के से आवाज में बोलती है कि तीसरा भी आ गया, अब 3 आ गए, तीसरा भी आ गया। और जैसे वो ये बात बोलती है, वैसे ही जो डेड बॉडी होती है उनके फादर की, उसका हल्का सा हाथ ऐसे हिलता है, और वो जो हिलता है वो एकदम से भाई वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। पर भोला अंकल बेचारे वो बताते हैं कि बेटा, मैं वहां से भागना तो चाह रहा था, पर मेरे पैर जैसे वहां पे जम गए थे। और फिर वो एकदम से आंख बंद कर लेते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, और उनकी चीख सुन के ना उनके जो नेबर्स होते हैं गांव के, वो आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो वो पूरा बताते हैं, पूरी अपनी कहानी बताते हैं। तो गांव वाले बस यही बोलते हैं कि बेटा कुछ नहीं, तू शांत हो जा, कोई नहीं, शांत हो जा, घबरा मत, तू रो मत। और फिर गांव वाले उनके साथ ही बैठ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी को रात भर आप अकेला तो नहीं छोड़ सकते। अब दोस्तों, ये सारी जो चीजें होती है ना, भूत दिखना, परछाई दिखना, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, क्या होता होगा, पर आप समझिए उस जमाने की बात है, लोगों का बिलीफ सिस्टम भी अलग ही लेवल पे होता होगा। 40-50 साल पहले भाई, बॉर्डर का गाँव, समझ रहे हो आप, इतना दूर हिमालय के पास का गाँव, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन भी थी। कितनी सच कितनी झूठ पे मैं नहीं जाऊँगा, बट हाँ, ये वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ जो राहुल के पापा ने कहानी उनको सुनाई है। अच्छा, अंकल को अब ऐसा भी लगने लगा कि यार शायद वो इतना ट्रॉमेटाइज हो गए हैं कि शायद उनको ये हेलुसिनेशन भी हो रही। मतलब वो ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि मैंने देखा ही देखा था, शायद उनको वहम भी हो सकता है। पर फिर वो आवाज़, चलना, टू मैनी डिटेल्स, मतलब बहुत कुछ हो गया एक छोटे से ख्याल में ना, क्योंकि आदमी अगर वहम भी होता है तो एक बहुत माइक्रो सेकंड का होता है, इतना लंबा नहीं। खैर, एक बच्चा अपने बाप की बॉडी के साथ रात भर बैठा है, तो बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग सीन है। बट गांव वाले अंकल लोग समझाते हैं उसको कि बेटा, ये तेरे को घबराने के लिए नहीं है, तेरे को डराने के लिए नहीं है, तेरे को और मजबूत बनाने के लिए और एक अलग एक्सपीरियंस देने के लिए। ये सारी प्रथाएं इसलिए बनाई गई हैं ताकि इंसान को पता चले कि जो चला गया है वो जा चुका है। एकदम से जब क्रियाकर्म हो जाता है या अंतिम संस्कार हो जाता है, तो आदमी के ना समझ भी नहीं आता कि हुआ क्या। तो ये बस उस ठहराव के लिए ये प्रथा बनाई गई थी। तो यही वो अंकल वगैरह जो आए होते हैं ना, वो जो है भोला अंकल को समझाते हैं। खैर, धीरे धीरे सुबह होती है, सूरज की पहली किरण इन पे पड़ती है, एंड देन ऑब्वियसली लाइट हो जाती है, सारे लोग आ जाते हैं, अपना जो भी क्रियाकर्म रस्में वगैरह होती है वो करते हैं, अर्थी लगाई जाती है, इनके फादर को अर्थी में ले जाया जाता है। और जब अर्थी में वो लोग ले जा रहे होते हैं ना, ऐसा लग रहा होता है जैसे इनके फादर की बॉडी में कोई वेट ही नहीं है, कि अर्थी बस खाली है, बस ऊपर ऐसे ही कोई आदमी लेटा हुआ है,
उनका वजन ही खत्म हो जाता है बिल्कुल। इसके बाद वो शमशान पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि बिल्कुल हवा बंद है और जैसे वो आग जलाते हैं भभक के आग जल जाती है। अच्छा, जब आग लगती है तो अंकल बताते हैं कि उनको अभी अच्छे से याद है कि उनके फादर के पैर नहीं जलते, वो सीधे ना आग उनके सीने से जलना शुरू होती है और उनके पैर जो है आखिरी में जाके जलते हैं। जब पूरा अंतिम संस्कार पूरा हो जाता है और अगले दिन आके जब अस्थियां वगैरह इकट्ठा करते हैं तो वो जब कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि उन अस्थियों के बीच से ना दो छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, बिल्कुल वैसे पत्थर जो कि पैरों में बांध के बहाने के लिए यूज होते थे। जो वहां पे पंडित जी थे उन्होंने तो उन पत्थरों को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने बस एक बात बोली कि जब तक ये पत्थर नदी में नहीं जाएंगे ये घर तब तक शांत नहीं होगा। इसके बाद उनकी सारी अस्थियां वगैरह ले जाई गई और नदी में उनको विसर्जन किया गया, साथ में वो पत्थरों को भी वहां पे विसर्जित किया गया। और जब वो सब चीजें नदी के अंदर गई बस वहां पे थोड़े से बुलबुले उठे और सब कुछ शांत हो गया। नदी बिल्कुल ठहर सी गई, जैसे बिल्कुल मोशन ही ना हो उस नदी में। इस कहानी से पहले तो दोस्तों मैं ये सोचता था कि अंतिम संस्कार वगैरह ये मरने वाले लोगों के लिए होता है, बट आज मुझे ये चीज रियलाइज हो रही है इस कहानी के बाद कि जो अंतिम संस्कार है ये किसी और को बचाने के लिए, जिंदा लोगों को बचाने के लिए भी क्या क्या हो सकता है। दोस्तों अंकल बताते हैं कि इतने सालों में ये पहली रात थी जब क्रियाक्रम करने का पहली रात थी कि उनकी माँ ने नॉर्मली बिहेव किया। रात में उठ के वो चली नहीं, चिल्लाई नहीं, इधर उधर गई नहीं। और इसके बाद वो अचानक से इतनी ज्यादा शांत हो गई कि जैसे कि वो कभी उन्होंने कोई शब्द ही अपने मुंह से ना निकाला हो, बिल्कुल जैसे उनके शरीर में कुछ जान ही ना बची हो। वो बिल्कुल ना नॉर्मल रूटीन में आ गई। वो सुबह उठती थी, चूल्हा लगाती थी, फिर गाय वगैरह का काम करती थी, कपड़े धोना, नदी से पानी भर के लाना, बिल्कुल नॉर्मल जैसे एक नॉर्मल महिला गाँव की करती है। और फिर ऐसे ही कुछ हफ्तों तक चलता रहा कि फिर से एक रात बड़ी अनयूजुअल चीज हुई इनके साथ। एक रात इनकी माँ खुद से कपड़े उतारती हैं और नदी की तरफ चले जाती हैं और चुपचाप, किसी को कोई खबर नहीं, पर पूरा गांव उठता है। इस बार उनके चिल्लाने और रोने से नहीं, उनकी हंसने की आवाज से। अंकल और बाकी गांव के लोग भाग के नदी की तरफ जाते हैं और जब वो जाते हैं वो देखते हैं दूर नदी किनारे उनकी माँ अपने पैर में खुद ही पत्थर बांध रही है और वो पैर में पत्थर बांध के सीधे नदी में कूद जाती है। ये लोग दौड़ के जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उनको नदी से रिट्रीव करते हैं। गाँव वाले अंकल की मदर को उठाते हैं और नदी किनारे रख देते हैं और बस दूर से वो दर्दनाक मंजर देखते हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उनकी माँ की शरीर को ना कोई 3 दिशाओं में खींच रहा है, अलग अलग तरफ को खींच रहा है। उनकी जो हड्डियां है ना वो चटकने की आवाज आ रही होती है और कोई ब्लीडिंग नहीं, कुछ नहीं, बस पानी निकल रहा होता है, पहले उनकी आंख से, फिर नाक से और फाइनली उनके मुंह से। और जैसे उनके मुंह से पानी निकलता है ना बस वहीं पे वो अपनी आखिरी सांस लेती हैं। पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी जब आए तो बस उन्होंने इतना सा कहा कि आज पहली बार देख रहा हूं मैं कि शरीर का अंतिम संस्कार आत्माओं ने किया है। ये महिला, इसकी कोई गलती नहीं थी, ये तो बस शादी करके घर लाई गई एक औरत थी। ना इसकी इससे पहले कभी शादी थी, ना इसने मारा था किसी को, ना किसी का गलत किया था, ना इसने किसी को नदी में फेंका था, ना किसी का बुरा किया था। गलती सिर्फ इतनी थी कि ये गलत घर में आ गई और इस बार इस महिला का अंतिम संस्कार होगा और पूरी विधि से होगा। अंकल बताते हैं कि जो उनकी माँ की जो अर्थी थी वो उसको नदी किनारे ही सजाया गया। भोला अंकल बताते हैं कि वो बहुत फूट फूट के रोए जब उनकी माँ की डेथ हुई ना, बहुत फूट फूट के रोए। पर पूरे गांव वालों ने ना उनके अंतिम संस्कार में पार्टिसिपेट किया। उनकी जो अर्थी थी उसे नदी किनारे लगाया गया। गांव की पूरी महिलाओं ने ना उनको सजाया, उनको तैयार किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहली बार सच के अपने घर आई थी। दोस्तों जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू करे ऐसे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो, ठहर गई हो, नदी का पानी उठने लगा हो, जैसे वो पंडित जी की बात सुनना चाह रहा हो। इस औरत ने अपनी जिंदगी भर में सिर्फ सहा है, आज पहली बार ये घर इसका बोझ सहेगा। अंकल बताते हैं कि वो बस अपने घुटनों पे गिर गए और वो जोर जोर से रोने लगे। आपकी क्या गलती थी माँ, क्या गलती थी आपकी? आपने हमेशा मुझे प्यार किया, कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया, हमेशा सहा है, जिंदगी भर सहा है, आपकी कुछ गलती नहीं थी माँ। पंडित जी ने जैसे ही अंतिम संस्कार का मंत्र पढ़ा वैसे ही वो जो अग्नि थी ना वो अपने आप सुलग पड़ी। आग उठी पर वो जली नहीं, सिर्फ रोशनी दी उसने। और उस रोशनी में अंकल बताते हैं कि उन्होंने खुद देखा कि उनकी माँ 3 लोगों के बीच में खड़ी है। एक बुढ़िया थी, एक बच्ची और एक आदमी। अंकल बताते हैं कि ये जो सीन उन्होंने देखा, ये देख के अच्छा आदमी हिल जाए, पर इस समय उनकी आंखों में डर नहीं था, उनकी आंखों में सुकून था। और वो आग की लपटें उठी और लपटें शांत हो गई और उन लपटों के साथ उस नदी का पानी भी शांत हो गया दोस्तों। और इन सब चीजों के बीच पंडित जी अनाउंस करते हैं कि अंतिम संस्कार पूर्ण हुआ। पंडित जी ने हाथ जोड़ के बोला कि इस घर की सबसे निर्दोष आत्मा, सबसे इनोसेंट आत्मा को आज मुक्ति मिल गई है
और दोस्तों ये कहते हैं, अंकल भी बताते हैं कि इस जब से ये पूजा हुई, अंतिम संस्कार हुआ, इसके बाद से इनके घर के अराउंड इन्होंने कोई सांप नहीं देखा। जनरली वो एरिया ना थोड़ा हॉट वैली एरिया है, तो वहाँ पे सांप वगैरह इनको अक्सर दिखते हैं, पर उस पूरे एरिया में इन्होंने उसके बाद सांप की ही साइटिंग नहीं करी है। क्या क्रेजी है ना। इस रात के बाद दोस्तों भोला अंकल की ज़िंदगी में कोई और नहीं बचा था, उनके परिवार में कोई भी नहीं बचा था। गांव वालों ने भी कुछ दिन उनको सपोर्ट किया, उनका ख्याल रखा, फिर धीरे धीरे गांव वाले भी आना कम हो गए, अपने अपने काम में बिजी हो गए। पर यह है कि अंकल की देखो बड़ी गजब की बात है कि वो टूटे नहीं, उन्होंने वहाँ से अपना स्ट्रगल किया और भाई आज की डेट में वो एक कंफर्टेबल लाइफ में तो हैं। अंकल बताते हैं कि वो सुबह मंदिर जाते थे, फिर दिन में काम पे जाते थे, और फिर शाम को बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे, और फिर रात को फिर से वो दिया जला के कई देर दिए के आगे मेडिटेट करते थे, मतलब ध्यान लगा के बैठे रहते थे। और एक बात है जो गांव वाले कहते हैं अभी भी, कि उस घर में दिया कभी बुझता नहीं है। कहते हैं कि आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, इनका जो दिया है ना ये बुझता नहीं है। और ये उनका कहने का मतलब देखो पोएटिक फैशन है, गाँव है, ऑब्वियसली पुराने ज़माने की बात भी है। मेरे को लगता है उसका मतलब बस यही है कि जो इनकी मदर गई, उनकी जो कृपा इनको मिली ना, वहाँ से जो है इन्होंने राइज किया। इसके बाद अंकल ने अपनी थोड़ी आगे की कहानी भी हमें सुनाई कि इवेंचुअली काम करते रहे, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, फिर उनको ना एक लड़की पसंद आ गई, तो गांव की थी, एंड देन उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं शादी करूंगा। देन उन्होंने आगे अपना प्रपोजल दिया, एंड देन उनकी इवेंचुअली शादी भी हो गई। अंकल बताते हैं कि उनकी जो शादी हुई बहुत सादगी से हुई, ना बैंड बारात, बस कुछ गांव वाले और पंडित जी। और शादी के दौरान जब उनके अग्नि के अराउंड फेरे हो रहे थे, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो आग जल रही है ना, उनके साथ उनके पीछे कोई और भी चल रहा है, कोई तीसरा भी चल रहा है। पर वो डरे नहीं, घबराए नहीं, उन्होंने बस उसे एम्ब्रेस किया और बस आंखें बंद करके प्रे किया। बस अंकल बोलते हैं कि ज़िंदगी आगे बढ़ गई, और बस अब जो यादें हैं ना वो यादें रह गई, और बड़ी इंटेंस यादें हैं। वो बोलते हैं कई बार रात को अभी भी मेरी नींद खुलती है, बट देन मैं ये सोचता हूँ कि चलो जो भी था वो सब निपट गया, वो सब खत्म हो गया, और अब ज़िंदगी जो है पॉजिटिव नोट में आगे बढ़नी चाहिए। भोला अंकल ने धीरे धीरे अपना कारोबार भी बढ़ाया, बेसिकली वो ट्यूशन्स भी बढ़ाने लगे, ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने लगे, धीरे धीरे उन्होंने पैसा भी कमाया, अपना बिजनेस भी किया, लाइफ उनकी पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ती रही। फिर उनका बेटा हुआ राहुल, जो कि मेरा फ्रेंड है, और फिर राहुल बड़ा हुआ, फिर राहुल को ये कहानी अंकल ने सुनाई, और ये कहानी हम तक पहुंची दोस्तों। अभी भी दोस्तों इन लोगों ने एक अपना प्रथा बनाई हुई है कि हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, तो वहाँ उस टाइम पे अंकल वहाँ जाते हैं और वो नदी जाके वहाँ पे एक दिया जला के नदी में बहा देते हैं। आज उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ नॉर्मल है, और वो जो प्रथा थी ना सांप के काटने वाली, वो भी बस उसके बाद खत्म ही हो गई, वो भी बस नदी में ही प्रथा चली गई। राहुल बताता है कि उस गांव में भी रिसेंटली किसी को सांप ने काटा था और उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि टाइम पे वो एंटी वेनम वगैरह नहीं ले पाए थे। पर उसके बाद उनको नदी में नहीं बहाया गया, उनको जो है प्रॉपर अंतिम संस्कार किया गया, उनका दाह संस्कार किया गया। ऑल्दो जो दाह संस्कार होता है ना दोस्तों, वो नदी के ऊपर ही होता है। इनफैक्ट जहाँ से मैं रहता हूँ पिथौरागढ़, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि चिता जो है ना वो नदी के ऊपर ही लगाई जाती है, वहीं पे ही दाह संस्कार करके नदी की जब बुझ जाती है चिता, तो उसको तोड़ दिया जाता है और वो हाथों हाथ सब चीज़ें नदी में बह जाती हैं। पर हाँ, प्रॉपर अंतिम संस्कार दाह संस्कार होता है। सो दोस्तों ये थी कहानी राहुल के, उसके पापा भोला अंकल की, एंड उसके भाई क्रेजी उसके ग्रैंड पेरेंट्स की। मज़ेदार कहानी लगी होगी आपको, आई एम श्योर, क्योंकि मेरे को खुद इतना मज़ा आया ना दोस्तों। मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार मैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियाँ लाऊं जो कहीं आपने सुनी ना हो, तभी तो मज़ा आएगा ना आपको। तभी तो मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे को मेल करते हो कि भैया आपकी आवाज़ में हम सब कुछ सुन लेंगे, आपको सुनाने का तरीका बहुत पसंद आता है, बट मैं सोचता हूँ कि यार कहानी ऐसी तो होनी ही चाहिए कि आप लोगों को मज़ा आए, और ये कहानी एक्चुअल में बड़ी गजब की कहानी है। सो दोस्तों अब मिलेंगे एक और नई कहानी में दोस्तों, बहुत ही तगड़ी कहानी। अगली कहानी दो यूट्यूबर दोस्तों की है, और कैसे ब्लैक मैजिक ने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी, मतलब क्या नहीं हो गया उनकी लाइफ में, एंड इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ जेलेसी, नेम फेम। जब आप नेम फेम कमाते हो दोस्तों ना, तो बहुत लोग चिढ़ते हैं भाई, बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपको भाई भी जब पॉपुलर हुआ था, जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो भाई मैंने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी। लोग अच्छा चाहते हैं ना, वो करोड़ों लोग अच्छा चाहेंगे, पर अगर 10 लोग आपको बुरा चाहते हैं ना, वो 10 लोग की जो बुराई है ना वो लग जाती है दोस्तों। सो दोस्तों मैंने सोचा वीडियो एंड करने से पहले मैं मैक को भी ले आऊं। सो एक बात है दोस्तों, यू माइट बी अ कैट पर्सन और अ डॉग पर्सन, बट यू आर डेफिनेटली अ स्टोरीज बाय डी पर्सन। एंड इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में आप अपनी कहानी भी बता सकते हो, अपने एक्सपीरियंस भी बता सकते हो, आप हमें बता सकते हो कैसा लगा वीडियो आपको। एंड अगर आपको कोई और फीडबैक देना है वो भी देख सकते हो, मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ फीडबैक्स को। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, 30,000 के पास हैं हम लोग। फिर 30 कराओगे, फिर आप 40 कराओगे, फिर 50, फिर 1 लाख, और फिर उसके बाद इवेंचुअली विल बी द
बेस्ट स्टोरी टेलर्स ऑफ इंडिया, द बेस्ट स्टोरी टेलर्स, एंड मैक अप्रूव्स इट। सो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय। हाँ जी सर। तो ऐसे डिस्टर्ब करते रहोगे आप मेरे को? कहानी शुरू नहीं करने दोगे क्या? क्यूट तो है दोस्तों ये, है ना? चल, या तो बैठ जाए तो चले जाए यार, मेरे को कहानी सुनानी है। दोस्तों सॉरी, थोड़ा सा प्लीज मैक के लिए थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। कैमरे में क्या देख रहा है? सेल्फ ऑब्सेस्ड बिल्ली है। अच्छा, अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है कैमरे में। वो तो कैमरा गिराएगा तो नहीं?